फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण या पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज का चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3। ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या होता है? हम बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ दैट एनवायरनमेंट विच रेफर्स टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म। मतलब व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण वो है कि बिजनेस में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो फर्म को अफेक्ट करते हैं बाहर से, जिन कई बार फर्म का कंट्रोल नहीं होता उन पर, लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे जो भी बिजनेस के आसपास का वातावरण है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बाहर से। कई बार बिजनेस का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। दिस वन, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म विच इट्स मेंबर मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। तो कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में वो फोर्सेस, नंबर 1 तो फोर्सेस आते हैं, नंबर 2 इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो बाहर से फर्म को अफेक्ट करते हैं, जुड़े होते हैं बाहर से। विच इट्स मेंबर मस्ट डील टू अचीव, जो कि उस फर्म के मेंबर्स को डील करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को अचीव करने के लिए। ये फोर्सेस कौन से होते हैं? ये वो फोर्सेस इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसके फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्सेस ये हम सब पढ़ेंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं? इसमें सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, ये सारे होते हैं। ये सारे बिजनेस से जुड़े होते हैं लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन सब में अगर कुछ भी होगा तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इट इंक्लूड्स ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स एंड फोर्सेस, ये बता रहा है इसके बारे में। इसमें सारे वो फोर्सेस आते हैं एक्सटर्नल टू द बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट्स। इसमें सारे फोर्सेस शामिल होते हैं, सारे कंस्ट्रेंट शामिल होते हैं जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, और इससे बिजनेस ऑपरेट तो होता है लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं पढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस स्टडी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हेडिंग लर्न। जितने भी हेडिंग्स हैं उनको एग्जैक्टली आप अच्छे से क्रेम कर लें, रट लें अच्छे से, और एक एक दो लाइनें पढ़ लें। ये जो मेरे नोट्स हैं, अगर आप इन्हें भी ढंग से पढ़ के अच्छे से याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये क्या होता है? सारा का सारा सम होता है। ये जितने भी बाहर के फोर्सेस या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के बाहर के होते हैं, ये सारे के सारे उन्हीं का सम होता है। इसमें अंदर का कुछ नहीं होता। बाहर से ही जितने फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, तो वही बिजनेस के एनवायरनमेंट में आते हैं। नंबर 2 फीचर है इसका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। खाली स्पेसिफिक ही नहीं होते, इसमें जनरल फोर्सेस भी होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ, फर्स्ट स्पेसिफिक और सेकंड जनरल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस होते हैं इनमें दोनों चीज़ें आती हैं, स्पेसिफिक और जनरल दोनों आती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आता है? जो निश्चित हैं, इन्वेस्टर्स, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, ये सारे आते हैं। ठीक है तो बाहर के, बिजनेस का इन पर कंट्रोल नहीं, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कंपटीटर्स, हमारे कस्टमर, ये सारे स्पेसिफिक हैं। हु इन्फ्लुएंसेस बिजनेस फर्म डायरेक्टली, ठीक है, जो हमारी फर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली करते हैं। और जनरल फोर्सेस भी आते हैं। इसमें आपके क्या आते हैं? जो सब बिजनेसों पे अप्लाई होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब के बारे में एक्सटर्नल फोर्सेस में पढ़ेंगे। ये फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और जो कस्टमर और कंपटीटर हैं ये फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल दोनों फोर्सेस होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। इनमें आपस में अंतर्निर्भरता होती है, आपस में जुड़े होते हैं सारे। ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे बिजनेस के, आर क्लोजली
इंटर रिलेटेड, सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ रेज डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। ये तो जो एट प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें पूरा एग्जांपल फिट हो रहा है कि जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं आप जानते हैं, तो सब लोग इम्यूनिटी बूस्टर जितनी भी चीज़ें हैं तो सारी उनकी जो सेल है बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो लोग दबा के उनको खरीद रहे हैं। तो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे ही जो कॉजेज होगा उसके कारण उसके हिसाब से डिमांड बढ़ने लग जाएगी। नंबर 4 है डायनामिक। ये वाला जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ ये पूरे बिजनेस स्टडी में फर्स्ट बुक में आप किसी भी फीचर में लिख सकते हैं। डायनामिक एक इट्स अ सिंपल प्रोसेस, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये डायनामिक है, ये यूनिवर्सल है। ये दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं आप कहीं भी किसी के फीचर में लिख सकते हैं। तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। बिजनेस एनवायरनमेंट जो नॉर्मल नहीं है ये डायनामिक होता है नेचर में। हमेशा हर बिजनेस की कंडीशन सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसका एनवायरनमेंट अलग होगा और उसको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फैशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। 5th नंबर पर रहे हैं अनसर्टेनिटी। ये क्या पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस डिपेंड करता है भविष्य पर। भविष्य होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन को कहते हैं अनिश्चित, हमें नहीं पता क्या होगा। हम सारे काम जो बिजनेस में करते हैं वो एंटिसिपेशन पे करते हैं, अनुमान लगा के करते हैं। कितने सही होते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस में, आप मान लीजिए किसी को नहीं पता था, अनसर्टेन था कि ऐसा वायरस आएगा कि सारा बिजनेस सारी इकोनॉमी बैठ जाएगी, बट ऐसा हुआ, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को तैयारी करनी पड़ी। अब धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आएगी, टाइम लगेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है एज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट विथ फुली एक्यूरेसी। तो ये एग्जांपल हम कर ही सकते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 का जो चल रहा है आपको मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। कोविड-19 या कोरोना वायरस में जो चल रहा है ये उसी के बारे में पढ़ सकते हैं। वही बात जो मैं आप कह रहा था वो इसमें लिखी है कि भविष्य का बारे में प्रेडिक्ट करना हमें इम्पॉसिबल है, तो हम सिर्फ एंटिसिपेशन करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है जटिलता, मुश्किल। बिजनेस एनवायरनमेंट आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसको समझना विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट सेपरेटली बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। टोटलिटी में आप इसको नहीं समझ सकते, पार्ट्स में तो फिर भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन तो ये कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। तो ये कह रहा है ये रिलेटिव है, ये हर देश की हिसाब से, कंट्री टू कंट्री के हिसाब से, रीजन टू रीजन के हिसाब से, फर्म टू फर्म के हिसाब से, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं इसकी। फॉर एग्जांपल दे रहा है ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस विल बी वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय जूस मेकिंग कंपनीज वाइल अ थ्रेट टू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स। तो वो कह रहा है मान लो कि ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूसेस, मान लो कि लोग प्रेफरेंस देने लग गए सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ के जूसेस पे ध्यान देने लगे। वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय जूस मेकिंग कंपनी, जूस मेकिंग कंपनी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकती हैं। वाइल ए थ्रेट टू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर, तो ये इनके लिए तो फ़ायदा हो गया जूस मेकिंग कंपनी के लिए, लेकिन जो ये सॉफ्ट ड्रिंक वाले, कोल्ड ड्रिंक्स वाले, इनके लिए नुकसान हो गया, जैसे कि आज एट प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है। ये सारे हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। अब हम पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस पहला, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये इसके फीचर्स हैं, अब इसके मेरिट हैं, एडवांटेज हैं। तो पहले क्या कह रहा है हमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट प्रायर टू कॉम्पिटिटर, दस रिपीटिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए पायनियर। इसका मतलब है, हेडिंग से भी समझ सकते हैं कि अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचान लेता है, सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेता है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है सबसे पहले मार्केट में उसका फायदा उठाना है, इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं, दिस वन। तो आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट सही से पहचान लेते हैं, चेंजेस को पहले ही परख लेते हैं, तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएंगे, सबसे पहले आप उस काम को कर देंगे। अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोविड-19 में बहुत सारे मास्क, सैनिटाइजर, ये सब बिके, तो बहुत सारी कंपनियों ने जो उन्होंने पहले बना रखे थे वो सब फायदे में रहेगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गई, ठीक है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से पहचान लेते हैं, करेक्ट नॉलेज रखते हैं इसकी, तो आपकी हेल्प करेगा। आपकी थ्रेट्स, जो बिजनेस में थ्रेट्स आने वाली हैं, बिजनेस में चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, जो एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं हमारे ऑपरेशंस पे, उनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बारे में पहले से तैयार हो सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो मेड
considerable improvement in its two-wheeler when Honda and other companies entered into an auto industry। तो बजाज ऑटो थी, जब वो बाइक की बात आई थी तो बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो ने पूरी जान लगा रखी थी, और होंडा जो है दूसरी कंपनी है वो दूसरी ऑटो इंडस्ट्री में घुस गई थी गाड़ियों वाली में, तो बजाज ऑटो इसका फ़ायदा ले गया, थ्रेड्स को पहचान पाया। नंबर 3, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज आपको टैप कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल, ये सारे बिजनेस में लगते हैं। 4 रिसोर्सेज होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या पढ़ते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साज जो हैं, तो इन सब को आप यूजफुल यूज़ कर सकते हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आप ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दे रही है, इन ऑर्डर to a business firm, in order to know the availability of resources, making them available at the economical price, knowledge, business environment की knowledge होनी बहुत ज़रूरी है। ये हम इसके क्या पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंस। नंबर 4 पैरा है, coping with rapid changes, continuous study, scanning of business environment helps in knowing the changes which are टेकिंग प्लेस एंड दस दे कैन बी फेस इफेक्टिवली। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से स्कैनिंग करते हैं, तो बिजनेस में होने वाले रैपिड चेंजेस में आप पहचान जाएंगे और उसके साथ एडजस्ट कर जाएंगे, और जो भी आपके रिवर्स एटमॉस्फेयर उनको आप फेस कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। नंबर 5 पे है, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको अपने बिजनेस से रिगार्डिंग प्लानिंग करने में नंबर 1 और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल दे रहा है, देख लीजिए। आईटीसी होटल्स प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। ये आईटीसी कंपनी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन आईटीसी ने भी होटल का प्लान किया और इंडिया में बहुत सारे होटल्स बना लिए आईटीसी ने, जैसे उन्हें पता लगा कि जो टूरिज्म सेक्टर है जैसे बूम पे है, तो इससे आपको सब चीज़ करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, एक पॉलिसी चलती है, इसको एनईपी बोला जाता है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली शॉर्ट नोट आता है इसके बारे में, आजकल इसी के बारे में बात हो रही है। ये हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में भी बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं इसको, जो मैं बता रहा था अभी, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस वन इन जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने बनाई है, फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे देश ने, भारत सरकार ने जुलाई 1991 में ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैं बता रहा हूँ एनईपी बनाई है 1991। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही कंट्री की वो सॉल्व हो सके, और हमारी जो डेवलप है कंट्री का वो स्पीडिंग अप हो सके, बूस्ट अप हो सके। तो इसके जो मेन फीचर्स से हम पढ़ रहे हैं ये रहे, देखो क्या क्या मेन फीचर थे। नंबर 1, ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर कैप्ट अंडर लाइसेंस स्कीम। ओनली 6, पहले बहुत सारी जो इंडस्ट्री उसमें लाइसेंस चाहिए होते थे, अब गवर्नमेंट ने सब हटा दिए हैं सब पे, ठीक है, वेव कर दिया है। अब गवर्नमेंट के लिए सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइसेंस के अंडर में रखा गया है। अगर कोई इन 6 इंडस्ट्रीज को चलाता है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अदरवाइज वो अपना बिजनेस कर सकता है। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर का रोल भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, गवर्नमेंट का कम कर दिया है, 4 इंडस्ट्री तक की लिमिट है अभी ये। नंबर 3, डिस इन्वेस्टमेंट वर कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा कर दिया है। नंबर 4, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक आपने एफडीआई वर्ड सुना होगा, एफडीआई क्या वर्ड है, एफडीआई आपको बताता हूँ मैं, ये रहा दिस एफडीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब बाहर की कंपनियों को आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि आप हमारे देश में आओ, डायरेक्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और अपने खोलो। इस वॉलमार्ट इसका एग्जांपल है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं डायरेक्ट, और ये हर सेक्टर में हो रहा है, बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, पब्लिक में, प्राइवेट में, सब सेक्टर्स में हो रहा है। तो गवर्नमेंट फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लिबरलाइज करी है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका मैं नाम ले रहा था वही बात हो रही है, गवर्नमेंट ने कह दिया है दिस वन, यही बात यहाँ लिखी हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है। तो आइए आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं अभी। और नंबर 5 पे कह रहा है, क्या है इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं एनईपी 1991 पॉलिसी के। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक परमिशन दे दी है साइनिंग टेक्नोलॉजी में भी कि फॉरेन कंपनीज आके हमारे एग्रीमेंट कर सकती हैं। नंबर 6, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट
प्रमोशन बोर्ड, एक FIPB बनाया गया है, सेटअप टू प्रमोट एंड ब्रिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया, कि हमारे यहाँ बाहर की कंट्रीज आके इन्वेस्ट करें। इसके लिए एक FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया है, ताकि ये हमारे देश में खूब ग्रोथ हो और बाकी कंपनियाँ अगर नई नई टेक्नोलॉजी लाएँ। यही कारण आप देख रहे हैं कि MI कंपनी है, सैमसंग है, सैमसंग, LG है, ये सारी कंपनियाँ इन्हीं के एग्जांपल हैं। ये सारी बाहर की कंपनी हैं। क्या सेटअप हो रही है? इन्हीं के कारण सेटअप हो रही हैं। नंबर 7, वेरियस बेनिफिट वर ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारे छोटे छोटे SSI बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो ये 7 इसके मेन फीचर हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना आप। अब हम आगे और एक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसे भी ध्यान से देखें। द 3 मेन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट फॉर द अबाउ मे बी डिफाइंड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3 मेन स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, वो क्या है? पहला है ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इसको वैश्वीकरण कहते हैं शायद हिंदी में। ग्लोबलाइजेशन होता है ऑल दी कंट्रीज आर कमिंग क्लोजर विद अ कंप्यूटर, विद द इंटरनेट। ठीक है, सारे के सारे देश मिलकर आपस में क्लोजर हो रहे हैं। आजकल आप घर बैठे कहीं अमेरिका का, जापान, रूस, कनाडा, कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं, कोई भी चीज़ उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। आप बाहर की सारी कंपनियां यहाँ आ रही हैं, यहाँ हमारी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये है इसमें, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री एंड विद द इकोनॉमिक ऑफ अदर कंट्री टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन जो है गवर्नमेंट लाई है हमारे लिए। क्यों लाई है? ये इंटीग्रेट करने के लिए कंपनीज को किसी भी कंट्री की दूसरी इकोनॉमी से, ताकि ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पर्सन, ये सब चीज़ें चल सके। और ये हो रही हैं अब, ये ग्लोबल इकोनॉमी के कारण ही हो रहा है। और जब तक टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। ठीक है, जब तक 1991 की पॉलिसी थी, उससे पहले गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स। लेकिन जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो लाइसेंसिंग इंपोर्ट है, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्वांटिटिव, इन रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने हटाया है। और जो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पढ़ रहे हैं हम, एडवर्स एंड रैपिड एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी और डायरेक्टेड लिबरलाइजेशन। ऐसे लिबरलाइजेशन भी काफ़ी आया है। लिबरलाइजेशन होता है उदारीकरण, गवर्नमेंट छूट दे रही है काफ़ी। गवर्नमेंट ने एक तो लाइसेंस में लिबरलाइजेशन कर दिया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन टूवर्ड्स रैशनलाइजेशन और टैरिफ स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में, एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा दिया। और नंबर 3 रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक चेंज किया है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये जो भी पॉइंट आया है लिबरलाइजेशन, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये भी पहला ग्लोबलाइजेशन, फिर लिबरलाइजेशन, अभी तीसरा पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें। क्या है ये लिबरलाइजेशन? क्या होता है? लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन या लिबरलाइजिंग का मतलब है कि हमारे देश के जितने भी बिजनेस हैं उन पर बहुत सारी अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शन है या कंट्रोल्स हैं वो हटा दें, उनको छूट दें, काफ़ी डिस्काउंट दें, उन्हें प्रमोट करें कि भाई आप ऐसा करेंगे तो हम आपको बहुत छूट देंगे, आप बिजनेस करें, आगे बढ़े, दूसरे देशों तक बिजनेस पहुंचाएं। तो दिस इज़ रिलैक्सेशन रूल्स हैं, रेगुलेशन है विच इज रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर वर अर्लियर रिजर्व एट द गवर्नमेंट सेक्टर। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए? ये रहा पहला, एबोलाइजिंग लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्रीडम दे दिए लाइसेंसिंग में। ठीक है, सेकेंड, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन। गवर्नमेंट ने कह दिया आप किसी भी लेवल पे कितना भी ऑपरेशन कर सको, लिमिट बढ़ा दी ऑपरेशंस की। छोटा बिजनेस है तो 20-20, 5-5, 10-10 करोड़ कर दी कि आप करो, आप पे टैक्स इतना ज़्यादा लाइसेंस वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने कर दी, मूवमेंट ऑफ गुड्स पे हटा दी कि कहीं से कुछ भी लाओ, पूरे स्टेट में चलने दो। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, प्राइस फिक्स करने में फ्रीडम दे दी। रिडक्शन इन टैक्सेस में गवर्नमेंट ने दे दी। तो ये सारे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे हैं, इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। ठीक है, एक और थर्ड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पहला क्या था? ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट अभी जो पीछे पड़ा है लिबरलाइजेशन। तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। ये 3 है, दीज आर द 3 है, 1, 2 एंड 3, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों की शॉर्ट फॉर्म आप ये कह सकते हैं GLP। जो LPG बने ना उससे फॉर्म बनाना था GLP, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब हम प्राइवेटाइजेशन पढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या करा? रेफर टू रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है? प्राइवेट सेक्टर्स को कम करके प्राइवेट सेक्टर बढ़ा रही है, पब्लिक सेक्टर को कम कर रही है। इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कंट्रोल फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट से कुछ की ओनरशिप गवर्नमेंट प्राइवेट से
पब्लिक में कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब पब्लिक सेक्टर से पैसा हटा के प्राइवेट में ज़्यादा लगा रही है, ठीक है। कुछ एसेट पब्लिक सेक्टर से एंटरप्राइजेज में कर रही है, लीजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट को पब्लिक को प्राइवेट में भी चेंज कर रही है, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट भी कर रही है पब्लिक से प्राइवेट में। कहने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को लगता है जैसे कि 100% रेलवे चल रही थी तो रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब IRTC का नाम सुना होगा आपने, IRTCT, रेलवे का बहुत बड़ा वो है। तो ये जो है रेलवे जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, रेलवे में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, बहुत सारी क्वांटिटी क्वालिटी सब बहुत बढ़िया बढ़ गई है। इसमें गवर्नमेंट ने मोस्टली रिटायर्ड बंदे ले रखे हैं, कुछ प्राइवेट के भी हैं, तो ये सारा इसी का पार्ट है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। तो आगे कह रहा है टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कर रही है एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो इसी के साथ ये यूनिट जो है अभी ख़त्म तो नहीं हुई, इसके बाद मैंने एक यूनिट और बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड में इसको शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अगली जो वीडियो है इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो आप ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी इस वीडियो के एंड में इसका लिंक मिल जाएगा, वो प्राइवेट में भी मिल जाएगा। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।